हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में हम एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका काफ़ी पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का। तो मैं ऐसी ही कंपनी को सिलेक्ट किया है मैंने इस वीडियो के लिए, तो उसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो उसका मार्केट कैप लगभग 2,429 करोड़ है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। इसका अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो 117 रुपये निकल के आ रहा है। ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट से एडजस्टेड है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और इसका पी मात्र 9.96 का है। और इसके सेक्टर का पी आप देखोगे तो 30.67 है। तो अपने सेक्टर के पी से काफ़ी कम वैल्यूएशन में अभी ये मिल रहा है, तो आप इसको अंडर वैल्यूड शेयर बोल सकते हो पी के हिसाब से। और इसका जो प्राइस है अभी वो है 1165। ये फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इसका बुक वैल्यू आप देखोगे तो 829 रुपये चल रहा है अभी। प्राइस टू बुक रेशियो 1.4 है, जो कि काफ़ी कम है। और डिविडेंड यील्ड 1.72%, वो भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल वैल्यूशंस के हिसाब से आप बोल सकते हो कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड लग रही है। तो डेफिनेटली कोई अगर इसमें परचेज़ करना चाहे, अगर किसी को कंपनी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। नए साल में ये स्टॉक को आप खरीद के रख सकते हो। तो आपको पता चल ही गया होगा मैं बात कर रहा हूँ हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के बारे में। ये हिंदुजा ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और हिंदुजा ग्रुप में अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक, ये सब कंपनीज आती है, तो उसी ग्रुप की ये कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें 42,190 एम्प्लॉयज़ है और 72 डिलीवरी सेंटर्स है इसके 7 कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूएस, यूके, फिलीपींस, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ आती है, यूएई भी आती है। तो काफ़ी अच्छा इसका रीच है पूरे वर्ल्ड में, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती है। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और ये साल 2000 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। आप देख सकते हो ये कंपनी यूएस, कनाडा, यूके, इंडिया, जमाइका, यूएई एंड फिलीपींस, इन कंट्रीज़ में लोकेटेड है। तो कंपनी का हम इसमें डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, वरना आपको आइडिया नहीं समझ में आएगा कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। क्योंकि सिर्फ शुरुआत में वैल्यूएशंस और कंपनी का नाम देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। और कंपनी के जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो तो हम लोग करेंगे लास्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है और उसमें क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। फाइनेंशियल्स देख करके आप आइडिया ले सकते हो, बट जो असली ग्रोथ है वो उसके प्रोडक्ट से ही मिलने वाली है, तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में उसी चीज़ में फोकस करेंगे कि क्या सर्विस देती है कंपनी ज़्यादातर, और फिर लास्ट में फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। मैंने ये कंपनी के सर्विसेज लिस्ट की है, ये देख सकते हो आप, 3 तरह की सर्विसेज कंपनी देती है। ये सारे जो डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे कंपनी के वेबसाइट से मैंने निकाले हैं। तो आप भी देख सकते हो वेबसाइट से, यहाँ जस्ट मैंने एक समरी बनाया है उसका। तो ये 3 तरह की सर्विस देती है बेसिकली: बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कंज्यूमर इंगेजमेंट सॉल्यूशंस एंड डिजिटल इनोवेशंस। तो इन तीनों सर्विसेज को हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं। आप देख सकते हो बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो इस सर्विस के अंदर कंपनी बैक ऑफिस का काम करती है, जिसमें ऑटोमेशन, एनालिटिक्स एंड सिक्स सिग्मा, इस तरह के सर्विसेज कंपनी देती है। उसके अलावा एचआर आउटसोर्सिंग का काम करती है, जिसमें इसके 400 क्लाइंट्स हैं। इसमें ये लोग एचआर का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करती है, और खुद से भी करती है कंपनीज़ के, दूसरे कंपनीज़ के एचआर के प्रोसेसेस को। उसके अलावा ये बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज देती है, जिसमें ये सेल्स सपोर्ट सॉल्यूशंस देते हैं दूसरे कंपनीज़ को। ये इसका मोटा मोटा आप बोल सकते हो बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में कंपनी ये 3 तरह के काम करती है। उसके बाद दूसरा जो सर्विस था कंज्यूमर इंगेजमेंट सॉल्यूशंस। तो इसमें कंपनी जो है ये पूरा किसी भी दूसरे कंपनी के लिए उसका प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स को खोजने से लेकर के उसके सेलिंग से लेकर के उसके पेमेंट, रिपेयर एवं उसको रिटेन करना, इस हर तरह की सर्विस ये कंपनी देती है दूसरे कंपनीज़ को। तो आप देख सकते हो पहला इसका, इसके अंडर में आता है इंगेज। तो इसमें क्या करती है लीड जनरेशन, यानी कि कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उसको ढूंढना। उसके बाद कैंपेन मैनेजमेंट, मैसेजिंग स्ट्रैटेजी, कैसे किसको कैसे मैसेज करना है, ये इस तरह के स्ट्रैटेजीज कंपनी बनाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली सर्च इंजन में किस तरह से जो प्रोडक्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, उस तरीक़े से कंपनी सर्विस देती है इस तरह की। उसके अलावा बाय, यानी कि कस्टमर्स चीज़ें खरीदें, तो उसके लिए भी ये सेलिंग की सर्विस देती है। सेलिंग प्रोफेशनल्स है इसमें, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स है। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग,
मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो इस तरह के सर्विसेज कंपनी देती है ताकि कस्टमर्स जो है वो दूसरे कंपनीज जिसको ये सर्विस दे रही है उसके प्रोडक्ट्स को खरीदे। उसके अलावा बिलिंग सर्विसेज देती है जिसमें ये बिल पेमेंट एंड रिवर्समेंट, कलेक्शंस यानी कलेक्शन का काम करती है, क्लेम्स एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट, एसएमएस रिमाइंडर्स भेजती है। तो इस तरह की सर्विसेज देती है ये दूसरे कंपनीज़ को। उसके अलावा कस्टमर केयर एंड प्रोडक्ट सपोर्ट वाली बीपीओ वाली सर्विस आप बोल सकते हो बेसिकली ये देती है। उसके अलावा रिपेयर, वारंटी क्लेम्स मैनेजमेंट, वारंटी एनालिटिक्स एनालिटिक्स करके देती है कि कितना परसेंटेज वारंटी क्लेम्स आ रहे हैं। उस हिसाब से जो दूसरी कंपनी है वो अपने कॉस्ट को यानी प्रोविजंस को अपना प्लान कर सकती है। उसके अलावा रिटेन जो कस्टमर्स इनके ऑलरेडी है उसको रिटेनर्स कैसे उसको रिटेन कैसे करना है, तो उस तरह की सर्विसेज भी कंपनी देती है। लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट, रिन्यूअल्स एंड कैंसलेशन, इस तरह की काफ़ी डीप सर्विस है। काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो काफ़ी डिस्पर्स्ड एंड डीप सर्विसेज कंपनी देती है हर एक सेगमेंट में दूसरे कंपनीज़ को। उसके बाद जो तीसरा सर्विस था हमारा डिजिटल इनोवेशन, उसमें ये कंपनी चैनल एक्सपेंशन का मतलब हो गया ये जो दूसरी कंपनीज़ है उसके जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको एक्सपैंड करती है। यानी कि वॉइस, ईमेल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया, सेल्फ सर्विस, मोबाइल कैमरा सपोर्ट, इस तरह के जो कम्युनिकेशन चैनल्स है ये उसको एक्सपैंड करती है और ये खुद अपने इन हाउस में सर्विस देती है दूसरे कंपनीज़ को। उसके अलावा एनालिटिक्स, जिसमें डेटा एनालिटिक्स आप बोल सकते हो, बिहेवियरल प्रेडिक्शंस, सीएक्स इंसाइट्स, ऑपरेशनल इंसाइट, इस तरह के एनालिटिक्स सर्विसेज ये कंपनी देती है। उसके अलावा ऑटोमेशन, फ्रंट ऑफिस ऑटोमेशन, बैक ऑफिस ऑटोमेशन, एसजीएस यानी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन ऑटोमेटेड एंटरप्राइज। तो ये जो कंपनी दूसरे कंपनीज के जो प्रोसेसेस हैं उसको ऑटोमेट करने में मदद करती है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग करती है ये, डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो हर तरह की सर्विसेज बेसिकली जो भी किसी दूसरी कंपनी को चाहिए होता है वो हर तरह की ये कंपनी सर्विस दे रही है। आईटी इनेबल्ड जितनी भी सर्विसेज है ये सारी ये कंपनी दे रही है। तो इसका जो पोटेंशियल है फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। और इसके कंपटीटर्स आप बोल सकते हो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस जो कि लिस्टेड है वो एक इसके कंपटीटर है। उसके अलावा एक्लर्क सॉल्यूशंस करके भी एक कंपनी है लिस्टेड है, वो भी इसका अच्छी कंपटीटर है। उसके अलावा बहुत सारी आईटी कंपनीज भी है जो इसी तरह की सर्विसेज देती है लिस्टेड में भी। तो कंपटीटर्स इसके अच्छे हैं बट स्टिल इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है अभी के टाइम में। तो आप देख सकते हो हेल्थ केयर सर्विसेज में ये कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। जो हेल्थ केयर प्रोसेस की जो सर्विस होती है इसमें हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का स्पेशलाइजेशन है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आवर हेल्थ केयर बिजनेस कंटिन्यू टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020। हेल्थ केयर एज अ वर्टिकल अकाउंटेड फॉर 53.5% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 20 रेवेन्यूज़। तो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू उनके हेल्थ केयर सर्विसेज से ही आता है जो हेल्थ केयर कंपनीज़ को ये सर्विस देती है। तो हेल्थ केयर में इसका स्पेशलाइजेशन है मार्केट में। We continue to serve with several healthcare payer and provider clients from onshore delivery locations in the US as well as nearshore offshore delivery centers in Jamaica, India and Philippines. SGS यानी Hinduja Global Solutions has developed a deep domain expertise in the US healthcare sector। तो जैसा कि मैंने बताया इसका हेल्थ केयर सेक्टर में यूएस में बहुत ही डीप डोमेन एक्सपर्टीज हो गया है। एंड वी एक्सपेक्ट टू लेवरेज दिस एक्सपर्टीज इन अदर मार्केट्स सच एज यूके एंड यूरोप। तो यही जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो इसका एक्सपर्टीज़ हो गया यूएस में, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है यूके एंड यूरोप में अगले कुछ सालों में। उसके अलावा जो इसका सीईएस बिजनेस है, कस्टमर इंगेजमेंट सर्विसेज बिजनेस, इसमें ये मीडिया, टेलीकॉम, कंज्यूमर, रिटेल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरह की कंपनीज़ को सर्विसेज देती है। उसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो प्रमोटर्स सितंबर 2020 के हिसाब से 67.21% इसके शेयर होल्ड कर रहे हैं। और पिछले 9 क्वार्टर्स का आप देखोगे तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, 0.3 या 0.4% चेंजेस हुए हैं बट उससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप देखोगे तो 11.25% शेयर होल्ड करते हैं और ये इनका जो स्टेक है ये बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और जो डोमेस्टिक है इनका स्टेक कम हो गया, बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया है। तो अगेन डीआईआईज़ ने पैसा निकाल लिया है इस कंपनी से, बट उसी के साथ साथ एफआईआईज़ ने पैसा डाल दिया है इस कंपनी में। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है यानी कि पब्लिक और रिटेलर्स जो है उनके पास 21.54% शेयर है। इसका 0% प्लेज है, तो प्रमोटर्स का कोई भी हिस्सा प्लेज में नहीं किया हुआ है शेयर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कि कोई भी शेयर जो है प्रमोटर्स ने प्लेज करके नहीं रखा है मार्केट में। उसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी ने 35 बार डिविडेंड दिया है सितंबर 2007 के बाद से। और पिछले 12 महीनों में इन्होंने 21 रुपये का डिविडेंड दे दिया है।
जो कि करंट प्राइस के हिसाब से 1.8% डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, जो कि ठीक ठाक है इस तरह की कंपनीज के लिए। और इसके अलावा कंपनी ने कोई बोनस या कोई स्प्लिट इस तरह का कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ डिविडेंड ही एक कॉर्पोरेट एक्शन जो है इस कंपनी की तरफ से आई है। तो अब हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है कंपनी का। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो टर्नओवर है वो आपका मार्च 2016 में 3,320 करोड़ था। उसके बाद बढ़ के 3,700, उसके बाद बढ़ के 3,800, उसके बाद बढ़ के मार्च 19 में 4,816 करोड़, और अभी मार्च 2020 में 4,986 करोड़ रुपए हो गया है। तो 3,300 करोड़ से ये बढ़कर 4,900 करोड़ पे चला गया है पिछले 5 सालों में। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है कंपनी का सेल्स के हिसाब से। ओवरऑल इनकम भी आप देखोगे तो ये 3,300 करोड़ से बढ़ करके 5,000 करोड़ पे चली गई है। तो अच्छा है, इनकम वाइज कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो कंपनी का, जो कि सेल्स माइनस एक्सपेंस निकल के आता है, तो वो मार्च 2016 में 310 करोड़ था। उसके बाद 418 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ 406 करोड़, उसके बाद मार्च 19 में 441 करोड़, और उसके बाद मार्च 20 में 666 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है और लगभग डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है पिछले 5 सालों में, जबकि सेल्स डबल नहीं हुआ है। बट इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल हो गया है। तो कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेस है और जो अपने मार्जिन है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है पिछले 5 सालों में, जिस कारण है कि ये कंपनी सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट को अपना डबल कर लिया है पिछले 5 सालों में। उसके बाद हम सीधा इसके अर्निंग पर शेयर पे आ जाते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप देखोगे मार्च 2016 में 48 रुपये थे, उसके बाद 86 रुपये हुए, उसके बाद ये फिगर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ये 73 रुपीज़ होगा, उसके बाद 84 रुपीज़ हुआ, और उसके बाद 96 रुपीज़ हो गया मार्च 2020 में। तो ये तो डबल हो गया सीधा पिछले 5 सालों में जो अर्निंग पर शेयर है। बुक वैल्यू भी आप देखोगे तो हर साल बढ़ते जा रहा है, 573 रुपये से 644 रुपये, उसके बाद 712 रुपये, उसके बाद 788 रुपये, उसके बाद 823 रुपये। तो बुक वैल्यू भी कंपनी की हर साल बढ़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोल सकते हो कि सेल्स जो कंपनी की है वो डिसेंट रेट से ग्रो करी है पिछले 5 सालों में। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने बहुत ही अच्छा निकाला है पिछले 5 सालों में, लगभग डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर जो है वो भी 48 रुपये से 96 रुपये चला गया है, तो अगेन वो भी डबल हो गया है। उसके अलावा बुक वैल्यू जो है वो भी हर साल बढ़ रही है अच्छे रेट से। तो काफ़ी अच्छा बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंपनी का, अच्छा इंडिकेशन दे रहा है फ्यूचर के लिए भी। तो अब हम इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का कंसोलिडेटेड। हम मैं बैलेंस शीट और पीएल सब दिखा रहा हूँ आपको। तो इस पे आप देखोगे शेयर कैपिटल मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व एंड सरप्लस आप देखोगे तो 1,166 करोड़ से ये 1,317 करोड़ हो गया, उसके बाद 1,462 करोड़, उसके बाद 1,622 करोड़, उसके बाद 1,698 करोड़। तो रिजर्व हर साल कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी अपने पैसे को कंपनी में ही रख रही है और इसको ग्रोथ पे पैसा लगा रही है इसका मतलब। उसके अलावा सिक्योर्ड लोन्स आप देखोगे तो ये 686 करोड़ से 601 करोड़, उसके बाद कम होकर 447 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है और अभी 500 करोड़ के आसपास है। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों का रेशियो आप देखोगे तो 0.33 के आसपास आएगा जब आप डिवाइड करोगे। तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये 0.78 रहता तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया है। बट अभी रिजर्व एंड सरप्लस के कंपैरिजन के हिसाब से लगभग 0.3 या 0.27 के आसपास रेशियो निकल के आएगा, जो कि ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है बिल्कुल कंपनी के हिसाब से। अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनी के बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं पिछले 5 सालों में। उसके अलावा आप एसेट्स देखोगे तो मैं आपको सीधा नेट ब्लॉक दिखाता हूँ। नेट ब्लॉक एसेट्स का आप देखोगे तो 936 करोड़ से 939 करोड़, उसके बाद 920, उसके बाद 1,037, उसके बाद 1,732 करोड़। तो एसेट कंपनी के काफ़ी बड़े हैं। बाकी आप देखोगे इसके डेटर्स जो है, डेटर्स इसके काफ़ी थोड़े से बड़े हैं, आप बोल सकते हो पिछले 5 सालों में 458 करोड़ से 990 करोड़ के आसपास हुए हैं। तो लगभग डेटर्स इसके डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, जबकि सेल्स इसका डबल नहीं हुआ है, सेल्स इसका 1,700 करोड़ ही बढ़ा था। तो डेटर्स एक कंसर्न है कि डेटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन के हिसाब से।
उसके अलावा कैश आप देखोगे तो अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास, लगभग 534 करोड़ का कैश है। उसके अलावा एक और चीज़ है कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि अगर कंपनी में कोई लाइबिलिटी अगर फ्यूचर में आ गई जो कि हम अकाउंट फॉर नहीं है, तो उसको हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, जो कि केसेस वगैरह कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। तो इसका लाइबिलिटी आप देखोगे तो 297 करोड़ है अभी मार्च 2020 के हिसाब से। अब हम कैश फ्लो एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी का, तो आप देखोगे तो कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसके हर साल पॉजिटिव कैश फ्लो ही रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो नेगेटिव कैश फ्लो है, तो कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है अलग अलग कंट्रीज़ में, इसलिए इसका नेगेटिव कैश फ्लो है। फाइनेंसिंग में कंपनी ने लोन लेके रखा है, तो इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट निकल के आ रहा होगा कंपनी का, इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल आप देखोगे तीनों को जोड़ करके तो पिछले साल पॉजिटिव कैश फ्लो था मार्च 2020 में। उसके अलावा 19 में नेगेटिव कैश फ्लो था, 17-18 में अगेन पॉजिटिव था। तो ओवरऑल कैश फ्लो काफ़ी वेरी कर रहा है हर साल में। बट ऑपरेटिंग से कंपनी को हर साल प्रॉफिट प्रॉफिट में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव कैश फ्लो निकल के आ रहा है। तो ऑपरेटिंग से आ रही है तो ये अच्छी बात है। और ओवरऑल भी पॉजिटिव आती तो हर साल तो अच्छी बात होती, बट अगेन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है बैलेंस शीट में। तो किसी साल अगर कम भी आता है या नेगेटिव भी आता है तो कंपनी मैनेज कर सकती है उसको। अब इसके कुछ रेशियोज़ वगैरह भी चेक कर लेते हैं, जो कि बेसिक रेशियोज़ होंगे काफ़ी। तो फेस वैल्यू पर शेयर तो 10 रुपये है, मैंने बताया था। डिविडेंड 1.82% है, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम लोग नहीं देखेंगे डिविडेंड को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर आप देखोगे तो 149 रुपये से 319 रुपये हो गया है। तो मैंने दिखाया भी था ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसकी जो बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी वो डबल हो गई थी। तो पर शेयर भी डबल होना ही चाहिए था और डबल हुआ भी है, तो अच्छी बात है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आप देखोगे तो परसेंटेज इसका 9.35% से 13.37% हो गया है। तो कंपनी ने काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ाई है अपने पिछले 5 सालों में, हालांकि पिछले साल कम था। बट अगेन ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है, 5.24% से 7.53% में चली गई है। तो अच्छा, मार्जिन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कंपनी का, आप बोल सकते हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी देखोगे तो यानी कि ओवरहेड कॉस्ट जो है कंपनी ने काफ़ी कम किए हैं, जिस कारण नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देख सकते हो 3% से 4% नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे तो 10% से 19% चला गया है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कंपनी जो अपने कैपिटल है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो है वो है डेट इक्विटी रेशियो। तो मैंने बैलेंस शीट में आपको दिखाया था कि डेट जो है वो इसके जो ओवरऑल इक्विटी से लगभग 0.3 टाइम्स ही निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0.29% है। और एनीथिंग बिलो 0.7 रहता है तो आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक है। और जितना कम हो उतना बेटर है। तो 0.3 आप बोल सकते हो कि अच्छा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5 से कम है। तो कंपनी के जो डेट्स है वो मैनेजेबल है अभी के टाइम पे। तो ओवरऑल रेशियो आप देखोगे तो रेशियोज के हिसाब से भी कंपनी ठीक ठाक लग रही है। डेट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो आप बोल सकते हो इंकरेजिंग है इसके रेशियो एनालिसिस भी। बाकी और भी बहुत सारे रेशियोज़ हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो मैं बहुत ही जो कॉमन रेशियोज़ है और जो बहुत ही बेसिक है जो कि सबको समझ में आ जाएगा उसी तरह के रेशियोज़ को मैंने लेके समझाया है। उसके अलावा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के लिए। तो आप देखोगे जून और सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसको आप कंपेयर करोगे सितंबर का तो ये इम्प्रूव हुआ है पिछले सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से। अब सीधा हम लोग इसका अर्निंग पर शेयर देख लेंगे ताकि हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया हो जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। आप देखोगे सितंबर क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर 39.02 था और सेम सितंबर 2019 में 22.9 का था। तो एक सालों में बहुत ही अच्छा अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ किया है इस कंपनी ने। और जून 20 का आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 22.97 था। और जून 2019 का अगर अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो 18.97 था। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है अर्निंग पर शेयर बेसिस में भी इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और उसके कारण इसके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है कंपनी तो काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट्स आप बोल सकते हो उसके फाइनेंशियल एनालिसिस करके। और मुझे लगता है फ्यूचर में ये कंपनी डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी अगले 3-4 सालों में अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो। और ये ज़रूरी है कि आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में आप इसको ट्रैक करते रहो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होता कभी भी स्टॉक मार्केट में कि कोई भी स्टॉक आपको इतना % रिटर्न देगा ही। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हो
तो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करते रहो, देखो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं। अगर गलत आ रहे हैं तो फिर डिसीजन चेंज भी कर सकते हो आप फ्यूचर में। बट एट द सेम टाइम मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना खुद का नॉलेज इस्तेमाल करिएगा, और या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा तो उससे कंसल्ट करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। और अगर आपको किसी और शेयर में भी इस तरह के एनालिसिस चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। शुक्रिया, बाय बाय।